नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 4 पढ़ाऊँगा। तो शुरू करते हैं। पाठ 4 या इकाई 4 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, भौतिक परिवर्तन, इसमें उदाहरण एवं उपयोग पढ़ने हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण और उपयोग पढ़ना है। तीसरा, क्रिस्टलीकरण। ये इतनी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन के प्रकार में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों भी हम पढ़ चुके हैं। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन देखिए, यहाँ पे एक तालिका दी हुई है। ये देखिए एक तालिका बनी हुई है ना, यहाँ पे देखिए। इस तालिका में इधर तो क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ पे पदार्थ वस्तु का नाम दिया हुआ है, किस कारक से या किस कारण से परिवर्तन इन पे होता है। इस लाइन में दिया है परिवर्तन के पूर्व की स्थिति, और फिर दिया है क्या, परिवर्तन के बाद की स्थिति। तो पहला देखते हैं, ये देखिए पहले में क्या लिखा है, मोम। अब मोम में परिवर्तन, मोमबत्ती जो होती है हमारे घर में, उसमें परिवर्तन कब होता है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं। जलाने का मतलब जब उसमें ऊष्मा, मोमबत्ती पे ऊष्मा लगती है या गर्म होता है मोमबत्ती, तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है। तो कारक क्या हो गया, कारक हो गया ऊष्मा या गर्मी। मोमबत्ती पहली की स्थिति क्या होती है, मोमबत्ती ठोस अवस्था में होती है, ठीक, ठोस अवस्था होती है मोमबत्ती की। लेकिन जब उसमें मोमबत्ती को हम जला देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे द्रव अवस्था में बदलने लगती है, ठीक। तो पूर्व स्थिति क्या होगी, ठोस, और बाद में जलने के बाद की स्थिति क्या हो गई, द्रव। ऐसे दूसरा देखिए, जल। कारक क्या है, इसमें देखिए कारक है फ्रीजर में ठंडा करने पे। जो हमारे घर में फ्रिज होता है ना, उसमें एक जगह होती है ना फ्रिज में, जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं। तो आइस ट्रे में पानी भर के या कटोरी में पानी भर के हम उस फ्रीजर में रख देते हैं, तो क्या होता है, जम के वो ठोस बन जाता है। लेकिन जमने के पहले कौन सी स्थिति होती है, जल की द्रव अवस्था होती है, द्रव में होता है, ठीक। ऐसे तीसरा देखिए, नमक। आर्द्रता की उपस्थिति, ठीक, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होता है या आर्द्रता होती है, वहाँ मतलब ये कारक क्या है, यहाँ पे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब क्या हुआ, यहाँ पे पूर्व स्थिति तो ठोस होती है, नमक क्या होता है, ठोस अवस्था में तो होता है। उसमें हम चुटकी में उठा के उसको खाने में अपने डालते हैं, तो वो तो ठोस अवस्था होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी जब हो जाती है या आर्द्रता आ जाती है, तो वो द्रव अवस्था में बदलने लगता है। क्या होता है, पसीजने लगता है। उसी को कहते हैं ना, नमक रखा होता है तो पसीज जाता है, ये इसीलिए कहते हैं। चौथा देखिए, ओस की बूंद। यहाँ पे क्या है, कारक है हमारा सूर्य का प्रकाश। तो ओस की बूंद पहले किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वाष्प बन जाता है। जैसे आप ठंडियों में देखते होंगे, कोहरा पड़ता है, शीत पड़ता है ना, तो वो क्या होता है, वो ओस की बूंदें ही तो होती हैं। क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज निकलता है और धूप तेज होती है, तो क्या होता है, वो वाष्प उड़ जाते हैं, तो और वो द्रव जो होता है वो उड़ जाता है, हर गायब हो जाता है। तो कैसे गायब होता है, वाष्प बन के गायब हो जाता है। पांचवा देखते हैं, नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल वही बॉल होता है जो फुनेन की गोली होती है ना, जैसे वैसे ही। क्या होता है, खुले में रखने पे जब वो नेफ्थलीन बॉल पैकेट से निकाल के बाहर रख देते हैं, किसी अलमारी में या बक्से में डाल देते हैं लोग, तो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। लेकिन वही पहले ठोस अवस्था में रहता है। ऐसे फोटोक्रोमेटिक चश्मा जो होता है, वो क्या होता है, धूप छांव वाला चश्मा कहते हैं इसको, ठीक, इसी को कहते हैं धूप छांव वाला चश्मा। तो इसका कारक क्या है, धूप कारक होता है इसका। तो
जब हम छाँव में रहते हैं तो कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन जब हम धूप में निकल जाते हैं तो कैसा होता है, चश्मा हमारा हो जाता है रंगीन। ठीक, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन के कारक और उनकी अवस्थाएं, पूर्व स्थिति और बाद की स्थिति कैसे क्या होती है। तो ये कुछ चीज़ों का दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है, ये देखिए क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 चम्मच नमक ले, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें नमक घोल दें। अब देखिए कटोरी में पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच नमक घोल लीजिए। जब नमक घुल जाए तो उसको एक गैस पे रख के या कहीं छोटे स्प्रिट लैम्प पे रख के गरम करिए, और उसको तब तक गरम करिए जब तक उसका सारा पानी जो है, जो द्रव है उसके अंदर, वाष्पित होके उड़ ना जाए। ठीक, जब वो वाष्पित होके उड़ जाए तो फिर हम देखते क्या हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो तलछटी है, जो हमारा कटोरी या बीकर जो भी है, उसमें नीचे एक तली में सफ़ेद पदार्थ जैसा दिखाई देता है। तो वो सफ़ेद पदार्थ क्या होता है, नमक होता है। इसका मतलब नमक और पानी के घोल से हम नमक को अलग कर सकते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये प्रक्रिया हमारी आएगी भौतिक परिवर्तन में। क्यों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें हम पदार्थ की मूल अवस्था को दोबारा प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर एक प्रयोग और करते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस टुकड़ा लेते हैं, ठीक, और उसको गर्म करके पिघलाते हैं। तो मोम को अगर गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। ठोस मोम द्रव में बदल जाती है। क्या होता है, फिर वो द्रव में बदल जाता है ना। लेकिन उसको जब फिर ठंडा करते हैं हम, तो वो द्रव से फिर मोम में बदल जाता है। यही तो होता है ना। तो क्या हुआ, जब मोम द्रव रहता है, द्रव से फिर ठोस में बदल गया, यानी मोम अवस्था में आ गया। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अब प्याली को ज्वाला से हटाकर कुछ देर के लिए रखा रहने देते हैं। हम देखते हैं कि मोम पुनः ठोस अवस्था में बदलने लगता है। तो ऊपर के जो दोनों उदाहरण हैं, एक मोम वाला उदाहरण और एक नमक वाला उदाहरण, ये कैसे परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए क्या होता है यहाँ, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ की पूर्व स्थिति हम सामान्यतः प्राप्त कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में एक तालिका दी है। ये रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे एक तालिका दी है ना। देखिए यहाँ पे वस्तु का नाम है, परिवर्तन का कारक है, परिवर्तन के पूर्व की स्थिति और परिवर्तन के बाद की स्थिति। पहला देखते हैं कागज़। कागज़ पे जब कागज़ जो है हमारा ज्वाला के संपर्क में, यानी जब आग के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो जल के काला हो जाता है। लेकिन आग के संपर्क में आने से पूर्व की स्थिति में वो कैसा रंग होता है, उसका सफ़ेद रंग होता है। दूसरा देखते हैं चीनी। चीनी को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है, लेकिन उसके पहले वो सफ़ेद रंग का होता है। चूने का ताज़ा पानी, चूने का जो ताज़ा पानी होता है क्या होता है, फूंक मारना। उस पर कारण पानी है, चूने का ताज़ा पानी रहे, उस पर अगर हम ऊपर से फूंक मारते हैं तो क्या होगा, दूधिया हो जाता है। लेकिन उसके पहले की स्थिति में, फूंक मारने के पहले स्थिति में क्या होता है, रंगहीन होता है। स्टार्च या मंड, ठीक, स्टार्च या मंड, इसमें कारक क्या है हमारा, आयोडीन विलयन। जब आयोडीन विलयन हम स्टार्च या मंड से मिलाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला। नहीं तो उसके पहले कैसा रंग रहता है, सफ़ेद। यानी अगर आयोडीन युक्त नमक होता है ना, देखते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, प्रचार भी आता है टीवी में सबका कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो अगर हमको ये पता करना है कि हमारे नमक में
आयोडीन है या नहीं। तो क्या करेंगे, नमक लेंगे और उसमें थोड़ा सा स्टार्च मिला देंगे। अगर उसका रंग थोड़ा सा भी नीला हुआ तो समझ लो उसमें आयोडीन है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, हल्दी। अब इसमें कारक क्या है, साबुन का संपर्क। हल्दी जब साबुन के संपर्क से आता है, मतलब संपर्क में आता है, तो क्या हो जाता है, लाल। नहीं तो हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक, देखिए अब जैसे देखिए कपड़े पे जब कहीं खाना वाना खाते हैं और कपड़े पे जब सब्जी गिर जाती है, हल्दी वाली कोई सब्जी गिर जाती है, और उस पर हम सर्फ डाल के जब जैसे ही सर्फ डालते हैं भिगो के, तो देखिए उसका रंग थोड़ा सा लाल हो जाता है जहाँ पे सब्जी गिरी होती है। तो साबुन जो होता है, डिटर्जेंट हमारा जो होता है, वो क्या होता है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए हल्दी से क्रिया करने पे वो लाल रंग का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सब थे किस में आते हैं, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। अब एक क्रियाकलाप यहाँ पे दिया है, वो देखिए, देखते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता कहते हैं, अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। ये देखिए एक पतली पट्टी यहाँ पे बनी है ना, ये हाँ इसी को कह रहा है। इसके एक सिरे को मोमबत्ती के लौ के पास ले जाइए, यहाँ श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगता है। क्या होता है, यह जो मैग्नीशियम का तार होता है वो सफ़ेद रंग की रोशनी देके जलने लगता है। पूरा जलने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर शेष बच जाता है। अब देखिए ये जो पाउडर होता है, ये एक तरह का दिखने में तो लगता है जैसे मैग्नीशियम का फीता है, लेकिन क्या होता है, जल के कुछ और बन जाता है, राख जैसा हो जाता है एकदम। तो ये जलने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg। अब देखिए यहाँ 2 लिखा है ना Mg के आगे, इसका अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर यहाँ पे 2 की जगह पे कुछ ना लिखा होता तो क्या होता, मैग्नीशियम का 1 परमाणु होता, लेकिन यहाँ पे नंबर लिख दिया गया है 2, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं यहाँ पे। अब फिर प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। अब यहाँ देखिए लिखा है O2, 2 जो है दाहिनी तरफ नीचे की तरफ लिखा हुआ है O के साथ। ठीक, तो क्या हो गया अब ये हो गया हमारा O2, यानी ये ऑक्सीजन का एक अणु है। ठीक, जब 2 नीचे लिखा होता है तो ये ऑक्सीजन का एक अणु हो जाता है किसी भी तत्व का। लेकिन अगर इसके बगल में लिखा होता, जैसे Mg के बगल में 2 लिखा है, तो वो परमाणु होगा। चलिए अब देखते हैं क्या बनाता है क्रिया करके, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, 2MgO। ये MgO का 2 परमाणु है। ठीक, MgO देखिए यहाँ पे लिखा है MgO, ये क्या है, ये दोनों मिलके एक यौगिक बनाते हैं। ठीक, ये हो गया एक यौगिक, यानी खुद में एक अणु हो गया। ठीक, तो MgO अगर कहा जाए, ये पूरा एक साथ लिया जाए, तो MgO के 2 परमाणु बन गए, एक तरह से कहा जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक नया तत्व बना, एक नया पदार्थ बना दिए, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए जब हम ये जो 2MgO मिला है हमको, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब हम पानी में घोलते हैं, ठीक, इसको जब इस पाउडर को जब गर्म जल में घोल देते हैं, तो पुनः एक नया रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें मैग्नीशियम जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का नया पदार्थ बनाता है। ठीक, जब MgO को हम पानी में घोलते हैं तो हमारा नया पदार्थ बनता है। ये देखिए MgO को हमने पानी के साथ मिलाया तो नया पदार्थ बना हमारा MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड ये किस तरह का हो गया, ये हो गया हमारा क्षारीय विलयन। ठीक,
MgO क्या हो गया, ये क्षारीय विलयन है। ठीक है, तो अभी एक चीज़ जान लीजिए, जब कोई मेटल धातु, जब कोई धातु का ऑक्साइड, यानी Mg क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड हो गया, इसीलिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जा रहा है ना। Mg धातु है और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी किसी भी धातु का ऑक्साइड जब जल में घोला जाता है तो रासायनिक परिवर्तन के कारण जो नई चीज़ बनती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक, अब क्षारीय प्रवृत्ति की है तो जाहिर सी बात है ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक, क्षारीय प्रवृत्ति के जो विलयन होते हैं उनका काम क्या होता है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी क्षारीय प्रवृत्ति का विलयन होगा, उसमें हम एक लाल लिटमस पेपर लेंगे और उसमें डुबो देंगे, तो डुबोने पे जो लाल लिटमस पेपर का रंग है वो बदल के नीला हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल जाता है क्या, कि वो विलयन क्षारीय है। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें सामान्यतः हम पदार्थ की पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिससे पुराने पदार्थ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ज़्यादातर सामान्यतः ऐसा ही होता है। चलिए अब कुछ क्रियाकलाप हैं उनको देखते हैं। देखिए एक क्रियाकलाप ये है, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए मोमबत्ती लेते हैं, देखिए अब जैसे जैसे बता रहे हैं बस वैसे आप देखते जाइए। क्या करते हैं, मोमबत्ती लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती लिया गया है ना। अब मोमबत्ती को जला देते हैं। ठीक, अब मोमबत्ती जब जलेगा तो मोमबत्ती ऐसे देखिए यहाँ पे पिघल के नीचे गिर रहा है ना, ये तो पिघल के नीचे गिरेगा, लेकिन मोम ठोस की अवस्था, ठंडा का जैसे ही मोमबत्ती जल के बुझ जाएगी तो हमको नीचे यहाँ इकट्ठा मोम मिल जाएगा। ठीक, तो जब मोम हमको दोबारा मिल रहा है तो इसका मतलब परिवर्तन होने के बाद भी हमको अपनी पुरानी वस्तु वापस मिल रही है। तो इसका मतलब मोमबत्ती का पिघलना और जमना ये क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, देखिए जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती मान लीजिए जल रही है और हमने मोमबत्ती को बुझा दिया, तो क्या होता है, जब मोमबत्ती बुझती है तो हमको दिखाई पड़ता है कि कुछ दूर तक उसमें सफ़ेद सफ़ेद धुआं उठता है, होता है ना सफ़ेद सफ़ेद धुआं। वो सफ़ेद धुआं होता है मोम वाष्प। जो सफ़ेद धुआं दिखता है मोमबत्ती के थोड़ी दूर तक, उसको मोम वाष्प कहते हैं। ठीक, अब इस मोम वाष्प के अगर थोड़ा सा पास में हम एक माचिस की तीली लेके आते हैं, ये देखिए यहाँ लेके आ रहा ना, ये माचिस की तीली बस थोड़ा सा पास में ही लेके आएंगे इसके, तो हमको इस बत्ती में टच नहीं कराना पड़ेगा, ये मोमबत्ती अपने आप दूर से ही जल जाएगा। तो क्या हुआ, इसका मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है तभी तो ये जला है। हमने तो माचिस की तीली मोमबत्ती को टच नहीं कराई फिर भी ये जल गया, इसका मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे कहा जाएगा जलती हुई मोमबत्ती क्या होता है, जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक परिवर्तन होता है, वहीं जबकि मोमबत्ती का पिघलना और जमना क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। ठीक, चलिए इस क्रियाकलाप में बस इतना ही था। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एक क्रिया दी हुई है, मोम होता है, ऑक्सीजन होता है और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये जो मोम वाष्प होता है ना वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है मोमबत्ती में मोम वाष्प ही जलती है। क्या जलता है, जो मोमबत्ती होती है उसमें जलता क्या चीज़ है,
मोम वाष्प ही जलती है उसमें, ठीक। तभी तुरंत बुझी मोमबत्ती के निकट जलती तीली की लौ ले जाने से लौ को मोम वाष्प दूर से ही खींच लेती है। और मोम वाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि मोम वाष्प वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाती है। ये देखिए यहाँ पे दिया है मोम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें देखिए इस क्रियाकलाप में क्या दिया है, इसमें कह रहा है ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ कली चूने से मतलब है हमारा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को कली चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक, यानी चूने का पत्थर। चलिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा ऊष्मा अवशोषित करने वाले पदार्थ। तो ग्लूकोज को जब हम जीभ पे रखते हैं तो क्या होता है, जीभ हमारी ठंडी हो जाती है ना। इसका मतलब ग्लूकोज क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है, खींचता है। ऐसे ही जब हाथ में हम सैनिटाइज़र लगाते हैं या अल्कोहल या स्प्रिट लगाते हैं तो क्या होता है, ठंडा महसूस होता है ना। तो जब इसका मतलब हमारे हाथ की गर्मी को वो अल्कोहल या स्प्रिट या जो हमारा सैनिटाइज़र है आज के समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस कोरोना के माहौल में, उसमें क्या होता है, वो हमारे हाथ की गर्मी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हमारे हाथ को ठंडक का अनुभव होने लगता है, यानी उसमें ऊष्मा खींची जाती है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें क्रियाकलाप में क्या करना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक बीकर लीजिए जिसमें आधा पानी भरा हुआ बीकर लेते हैं, उसमें लगभग 3-4 चम्मच ग्लूकोज डालकर मिला देते हैं। अब ग्लूकोज घुल जाता है, ठीक। अब बीकर की तली हाथ से छूते हैं तो क्या महसूस होता है, ठंडा। जैसे ये देखिए यहाँ पे मिला रहा है ना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज मिलाया। अब ग्लूकोज मिलाने के बाद जब हम इसको अपने हाथ से टच करेंगे तो हमको ठंडक महसूस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा एब्ज़ॉर्ब की गई या अवशोषित की गई। एब्ज़ॉर्ब मतलब अवशोषित करना, ठीक, या खींचना, तो इसलिए वो ठंडा हो जाता है। अब आगे यही काम करते हैं। अगला काम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें पानी रहेगा, आधा गिलास पानी या जितना थोड़ा सा पानी रहेगा, उसमें कुछ 3-4 चम्मच कली चूना डाल देंगे या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब CaO, ठीक, इसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब उसको हम कुछ देर हिलाएंगे, मिलाएंगे, यानी घुलने के बाद जब हम उसको छूते हैं बर्तन को या बीकर को तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ कली चूना डाला, उसको मिलाया, मिलाने के बाद जब हम इसको टच करेंगे, छुएंगे, तो ये हमको गर्म प्रतीत होगा, गर्म प्रतीत होगा। इसका मतलब कली चूना पानी में घोलने पे या कैल्शियम ऑक्साइड या चूना पत्थर जब हम पानी में घोलते हैं तो गर्मी निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है, यानी जो ऊष्मा है वो रिलीज़ होती है। रिलीज़ होने का मतलब बाहर निकलती है, ठीक। अब देखिए इसका नीचे यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन दिया है, यहाँ देखिए लिखा, ग्लूकोज की घोल को पूरी तरह वाष्पित करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर ग्लूकोज वाला हमारा था ना, ग्लूकोज घोला था जिसमें हमने जिस बर्तन में, उसको अगर हम गर्म करके उसमें से पानी को वाष्पित कर दें, मतलब उस बर्तन को हम, उस घोल को हम तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका सारा पानी वाष्प बन के उड़ ना जाए। तो जब सारा पानी उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा क्या, ग्लूकोज। यानी ये कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। यानी ग्लूकोज और पानी के घोल से हम ग्लूकोज को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज में आएगा ये, ठीक। अब वहीं जब हम चूना, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने के पत्थर और पानी का घोल था, उसमें से पानी को जब वाष्पित कर देंगे तो हमको फिर से कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड नहीं प्राप्त होगा, हमको कुछ नया ही पदार्थ प्राप्त होगा। इसलिए इस
परिवर्तन को, इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक परिवर्तन दिया है, ग्लूकोज और जल को जब मिलाते हैं तो ग्लूकोज का शरबत बनता है और ऊर्जा का शोषण होना। शोषण होना का मतलब ऊर्जा को खींचना, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, इसी का मतलब होता है। कली चूना और पानी जब मिलाते हैं तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे तीर दोनों तरफ से बना है। देखिए एक तीर ऐसे बना है और एक तीर ऐसे बना है। इसका मतलब ग्लूकोज और जल मिला के हम ये प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ग्लूकोज के शरबत को हम जब ऊष्मा देंगे तो हमको जल और ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, एक फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा, यानी आगे की तरफ भी बढ़ेगा और पुनः पुरानी अवस्था की तरफ भी बढ़ेगा। लेकिन वहीं कली चूना और जल को मिलाने पे रिएक्शन सिर्फ हमारा एक ही तरफ जा रहा है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ऊर्जा का क्षेपण होगा, यानी ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा जो ऊष्मा है वो रिलीज़ होगी, यानी हमको बर्तन गर्म महसूस होगा, गर्मी निकलेगी, ठीक। चलिए अब अगले क्रियाकलाप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है फिटकरी के रवे, रवे मतलब क्रिस्टल, फिटकरी का जो क्रिस्टल होता है, या मान लीजिए फिटकरी का एक टुकड़ा छोटा सा, फिटकरी के रवे का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने की बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए कैसे, देखिए इसमें क्या करेंगे, बस आप हम जो कह रहे हैं वो सुनते जाइए फटाफट। देखिए एक बीकर लेंगे, बीकर में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें फिटकरी डाल के मिलाइए, फिटकरी घुल जाएगा। एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब फिटकरी हम घोलेंगे और फिटकरी नहीं घुलेगा, तो क्या करेंगे, उस घोल को हम थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद उसमें हम फिर फिटकरी घोलेंगे, फिटकरी और घोलेंगे तो फिटकरी हमारा घुल जाएगा, ठीक। अब जब फिटकरी और घुल जाएगा तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसमें फिटकरी नहीं घुलेगा। तो गर्म करने के बाद जब ऐसी अवस्था आ जाए कि फिटकरी ना घुले तो हम रुक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये देखिए फिर क्या यहाँ पे लिखा है, जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान लेंगे, यानी फिर उस अवस्था में विलयन को छान लेंगे। इसी विलयन को फिटकरी का संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक। यही विलयन जो मिलेगा हमको वो फिटकरी का संतृप्त विलयन होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक धागे की सहायता से हम फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा टांग देंगे। विलयन जो विलयन में थोड़ा सा या आधा डूबा हुआ होगा उसमें हम टांग देंगे। फिर क्या देखेंगे, हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि वो छोटा सा टुकड़ा बड़ा होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा था ना फिटकरी का, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टुकड़ा बड़ा हो गया है। यानी क्या हो गया, देखिए अब इसमें हुआ क्या है, देखिए कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद या एक सप्ताह बाद छोटा रवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े रवे में या बड़े टुकड़े में या बड़े क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम तोड़कर फिटकरी का छोटा रवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि अब छोटा टुकड़ा रहेगा, उसी में चिपकते चिपकते वो टुकड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम तोड़ के छोटा भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए ये भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम पदार्थ की अवस्था, जो पुरानी अवस्था थी, उसको हम प्राप्त कर पा रहे हैं। वहीं अगर एक अंकुरित चना गमले में गीली मिट्टी में हल्का सा दबाएं या एक दबा देंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद अंकुरित चने से एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। यह कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्यों, क्योंकि जब चना हमारा पौधा बन गया तो पौधे से तो हम फिर से वो पुराना वाला अंकुरित चना तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, अंकुरित चना दोबारा तो हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हम इसमें पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब अगले क्रियाकलाप पे आते हैं। देखिए गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पे एक हम देखिए यहाँ पे
चित्र में एक डिब्बा लिया है। इस डिब्बे में हम थोड़ा सा पानी रख के, थोड़ा सा ही पानी रख के गर्म करेंगे, खूब गर्म करेंगे। जब पानी एकदम खौलने लगेगा तो इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। ठीक, ढक्कन बंद कर देंगे और क्या करेंगे, फिर एक बोतल में या गिलास में या लोटे में, किसी भी बर्तन में खूब ठंडा पानी लेके आएंगे और इस डब्बे के ऊपर हम डाल देंगे। डब्बे के ऊपर अगल बगल सब जगह डाल देंगे। ये देखिए यहाँ डाला जा रहा है ना। तो जब इस पर हम डालेंगे तो ये डब्बा ऑटोमेटिक अपने आप एकदम पिचक जाएगा। ये देखिए पिचक गया ना डब्बा, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये इधर से भी पिचक गया, इधर से भी पिचक गया, तो ये डब्बा एकदम पिचक जाएगा। लेकिन अब डिब्बा पिचक जाए तो हम इसको ठोक पीट करके फिर से ऐसे, इसको हम ठोक पीट करके फिर से ऐसे गोल सा डब्बा बना सकते हैं। डिब्बा सिर्फ पिचका ही तो है, इसको हम किसी मिस्त्री के यहाँ ले जाएंगे तो वो ठोक पीट करके हमको फिर से ऐसे गोल सा डब्बा बना के दे देगा। यानी क्या हुआ, गर्म जल से भरे डिब्बे में जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो डब्बा पिचक जाता है, लेकिन हमको फिर से इस डिब्बे से हम इस डिब्बे को प्राप्त कर सकते हैं इस तरह का। तो इस क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम वस्तु की पुरानी अवस्था को प्राप्त कर पा रहे हैं। अब देखिए इसमें ऐसा होता क्यों है ये भी जान लीजिए। जैसे देखिए, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी, डिब्बे में रखा हुआ पानी क्या होता है, वाष्प में, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो गैस के रूप में हो जाता है और एकदम फैल जाता है। डब्बा बंद रहता है तो जल वाष्प बाहर निकल नहीं पाता, अब वो एकदम डब्बे में फैल जाता है चारों तरफ। लेकिन जैसे ही इस पर हम ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा पानी क्या करता है, अंदर जो जल वाष्प हैं, अंदर की जल वाष्प को एकाएक सिकोड़ देता है, एकदम इकट्ठा कर देता है। जो जल वाष्प चारों तरफ फैले होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं एकाएक, तो अंदर का जो दबाव होता है वो बहुत कम हो जाता है और डिब्बा हमारा सिकुड़ जाता है। ठीक, इसी कारण हमारा जो डिब्बा होता है वो सिकुड़ जाता है। चलिए अब दूसरे परिवर्तन पे देखते हैं कि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया रासायनिक परिवर्तन होती है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये दिया है, एक बीकर में ठंडा पानी है, उसमें हम सोडियम का एक टुकड़ा डाल रहे हैं। देखिए सोडियम एक धातु है और बहुत क्रियाशील धातु है। जब इस धातु को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये धातु पानी के साथ क्रिया करता है और जलने लगता है, और जलते जलते तब तक जलेगा जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए जल के। ठीक, तो जल के ख़त्म हो जाता है और एक नया पदार्थ बना देता है। ठीक, एक नया पदार्थ बन जाएगा है, जैसे जलने के बाद होता है ना राख बन जाता है, तो राख जैसा बन जाता है, तो वो नया पदार्थ होता है। अब उस नए पदार्थ से हम सोडियम को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए इस क्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन में गिनते हैं। देखिए प्रथम स्थिति में वायु दाब के कारण डब्बा पिचक जाता है। क्यों, क्योंकि अंदर का वायु दाब जैसे ही एकाएक बहुत तीव्र गति से कम होता है तो डब्बा पिचक जाता है। अंदर का वायु दाब कम हो गया और बाहर का वायु दाब बढ़ गया, इसलिए डब्बा पिचक गया। जबकि दूसरी स्थिति में सोडियम जल से क्रिया करके नए पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस निकालता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब सोडियम का संकेत क्या है, Na, और पानी का संकेत हमारा H2O। तो सोडियम हमारा जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक तरह का क्षार बनाता है, और क्या, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकलती है। अब इसकी क्रिया करा के हम पुनः सोडियम तो प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ एक बिंदु दिया है, कुछ और भी जाने में, इसको पढ़ते हैं। गंदे जूते जब हम पालिश लगाकर थोड़ा सुखाकर ब्रश से रगड़ देते हैं तो पालिश की मोम के कारण उसकी सतह एक समान चिकनी हो जाती है। हम जब पालिश करते हैं तो क्या होता है, पूरा जूता हमारा चमकने लगता है, एक बराबर चमकता है ना। यही कारण है, क्योंकि वो जो पालिश होता है ना, पालिश में मोम जैसी कुछ गुण होते हैं, तो वो हर जगह खुरदुरापन होता है, उसको भी भर देता है एकदम, और हमारा जूता एकदम समान एक बराबर लगने लगता है।
और वह चमकने लगता है। जब तुम वापस स्कूल से घर जाते हो तो जूते पर रास्ते भर की धूल मिट्टी पानी आदि के कारण जूते की सतह असमान या खुरदरी हो जाती है और वह पुनः बदरंग हो जाता है। यानी जैसे होता है ना, हम सुबह सुबह पॉलिश करके गए स्कूल से, वापस जब तक घर आते हैं हम तो फिर से जूता हमारा गंदा हो जाता है एकदम। वही ये कह रहा है। अब जूते पर पॉलिश से चमकाना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हम मान लीजिए सुबह पॉलिश करके गए थे स्कूल, वापस घर आए तो हमारा जूता गंदा था, हम फिर क्या किए, फिर से पॉलिश कर दिए तो हमारा जूता फिर से चमकने लगा। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा भौतिक परिवर्तन में। क्योंकि जब हमको ज़रूरत होगी तो हम अपने जूते की पुनः पूर्व स्थिति को में हम उसे ला सकते हैं, यानी पॉलिश करके हम उसको फिर से चमका सकते हैं। अब इसी प्रकार अधिकांशतः बरसात के समय में रात्रि में जुगनू का चमकना रासायनिक परिवर्तन है। यानी जो जुगनू चमकते हैं ना, वो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। देखते हैं। यह चमक जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, ठीक, जुगनू के पेट में पदार्थ होता है ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन एवं ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होता है। जो लाइट होता है, जो जुगनू में चमक उत्पन्न होती है, कैसे होता है? ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन की जब ये क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, उसी के अंदर होती है, वो उसके पेट में ही, तब जाके जुगनू चमकता है। इसलिए ये रासायनिक क्रिया होती है। तो कोई पूछे अगर जुगनू का चमकना कैसी क्रिया है या कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन में कहा जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं अगला क्रियाकलाप। लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनाना भौतिक परिवर्तन है एवं मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए, लोहा और गंधक का चूर्ण, उसको जब मिलाते हैं तो वो कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। अब देखिए क्यों। चलिए हम थोड़ा सा लोहे का चूर्ण ले लेते हैं, जिसको चुरकुसनी बोलते हैं। लोहे की चुरकुसनी या चूर्ण ले लेते हैं और गंधक का चूर्ण या चुरकुसनी ले लेते हैं और दोनों को मिला लेते हैं। जब हम दोनों को मिला लिए, अब कहा जाए कि इसमें से लोहे को अलग किया जाए, जो लोहे के चूर्ण हैं उसको अलग किया जाए। तो हम क्या करेंगे? एक चुंबक लेंगे और जो मिश्रण हमने बनाया था उसमें से वो चुंबक हम ऊपर नीचे उसमें से गुजार देंगे, तो हमारा जो सारा लोहा होगा, लोहे का चूर्ण, वो चुंबक में चिपक जाएगा। तो क्या हुआ? हमारा लोहा अलग हो गया। यानी हम पुनः लोहे को अलग करके पुनः पूर्व स्थिति में प्राप्त कर लिए, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब कहा जाए दूसरे तरीके से, अगर कहा जाए तो कि एक तरीका और है अलग करने का। क्या? पानी लेंगे और पानी में लोहे का चूर्ण और गंधक का चूर्ण का जो मिश्रण हो उसको उसमें डाल देंगे। क्या होगा? लोहे का जो चूर्ण होगा वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो गंधक का मिश्रण चूर्ण होगा वो पानी में ऊपर तैरने लगेगा। तो वहाँ से हम गंधक के चूर्ण को अलग कर लेंगे और लोहे का चूर्ण अलग हो जाएगा। यानी क्या हुआ? ये एकदम सिद्ध हो गया कि लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण जो है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। किंतु जब हम लोहे और गंधक के चूर्ण को गर्म करते हैं और इतना गर्म कर देते हैं कि वो एकदम आपस में घोल की तरह मिल जाता है, जैसे पानी में चीनी मिल जाता है ना, उस तरह इतना गर्म करेंगे कि वो दहकने लगेगा और घोल की तरह मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब ये मिलने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, क्योंकि जो पदार्थ बना है उस पर अगर हम चुंबक को ले जाएं तो चुंबक के प्रति कोई प्रतिक्रिया वो पदार्थ नहीं दिखाएगा, यानी उसमें चुंबक में चिपकेगा ही नहीं। और वहीं जब इस नए बने पदार्थ को हम पानी में डालेंगे तो हमारा जो गंधक है वो पानी पे तैरेगा भी नहीं, वो पानी में डूब जाएगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि लोहे और गंधक का चूर्ण का जो मिश्रण था, गर्म करने पे एक नया पदार्थ बन गया और नए पदार्थ ना चुंबक के साथ कोई प्रतिक्रिया कर रहा है और ना ही पानी में अब जो गंधक है वो तैर रहा है। तो
इससे क्या हुआ कि हम पुनः अपनी पुरानी स्थिति के पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन में आ गया। देखिए यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन दिया है, ये देखिए लिखा है लोहा, ये गहरा भूरे रंग का होता है। गंधक पीले कलर का होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो काले रंग का आयरन सल्फाइड मिलता है। ठीक, क्या मिलता है? एक नया तत्व मिलता है, नया पदार्थ मिलता है, आयरन सल्फाइड। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्रियाकलाप। चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, जबकि चीनी जलने पर कड़वी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी में चीनी डाल के हम घोल तैयार करते हैं और उस घोल को जब हम पीते हैं तो हमको कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो स्वाद में हमको पता चल गया कि ये मीठा है। लेकिन और हाँ, जब इस घोल को गर्म करेंगे और गर्म करके जो पानी है, जो द्रव है, उसमें से पानी को वाष्पित कर देंगे तो हमें पुनः चीनी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चीनी पानी का शरबत जो होता है वो भौतिक परिवर्तन में आता है। वहीं जब चीनी को हम गर्म करके या एकदम जला देते हैं, जला देने का मतलब चीनी को हम एकदम मान लीजिए कटोरी में चीनी लेते हैं 2 चम्मच और उसको आगे पे रख देते हैं गैस पे, और वो खूब एकदम गर्म हो जाता है। इतना गर्म हो जाता है कि चीनी गाढ़े भूरे रंग का या काले रंग का हो जाता है। अब उसको जब हम उसका स्वाद चखेंगे तो वो कड़वा लगेगा, हमको मीठा नहीं लगेगा। यानी वो जो पदार्थ होता है, वो उस पदार्थ का नाम होता है कैरोमल। ठीक, एकदम गर्म काले रंग का हो जाएगा तो वो गर्मी से या आग से क्रिया करके कैरोमल बना लेता है, कैरोमल नाम का पदार्थ बना देता है, जिसका कैरोमल का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। ठीक, कैरोमल से पुनः चीनी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी चीनी को गर्म करने पे जब वो एकदम काले रंग का हो जाता है तो दोबारा हम उससे चीनी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कैरोमल का बनना, यानी ये जो कैरोमल पदार्थ है, चीनी से कैरोमल का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन, जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए क्रियाकलाप, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक लोहे का छड़ लेके एक चिमटे से पकड़ के गर्म कर रहा है। तो गर्म कर रहा है तो गर्म करते करते हमारा लोहा एकदम लाल हो जाता है। ठीक, लेकिन जैसे हम उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं और वो ठंडा हो जाता है एकदम, तो फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, फिर से उसका रंग वही काला हो जाता है। देखिए यहाँ पे लाल था, लेकिन यहाँ पे ठंडा करने पे फिर से काला हो गया। तो जब किसी पदार्थ की पुरानी अवस्था हम प्राप्त कर लें तो उसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। किंतु वहीं जब जंग लगता है, आपने देखा होगा लोहे में जंग लगता है, एकदम भूरे रंग का हो जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ जंग लगने पे उसमें से कुछ आयरन ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने का मतलब वो पुरानी अवस्था में हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एकदम जिस अवस्था में, जिस वजन का था, जिस आकार में था, एकदम उसी आकार में और उसी वजन का अवस्था हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अब इसमें होता क्या है? लोहा, ऑक्सीजन मतलब कहाँ से मिलेगा? वायु से जो ऑक्सीजन मिलेगा वो, और साथ में जल, यानी जब ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनता क्या है? हमारा बनता है जंग, या इसी को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक, आयरन ऑक्साइड बनता है, इसी को जंग बोलते हैं। तो ये क्रिया जो होती है हमारी, वो रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि जंग से हम पुनः लोहा प्राप्त सामान्यता नहीं कर पाते, करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जटिल क्रिया होती हैं, उसकी वो प्रक्रियाएं बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं और बहुत महंगी प्रक्रिया होती हैं। इसलिए हम सामान्यतः वो पुनः उस पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए इसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक तालिका दी हुई है,
भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताया गया है। देखिए इसमें अंतर देख लेते हैं इस तालिका में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पहला देखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा देखते हैं बिंदु, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में। वहीं परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में। तीसरा बिंदु देखते हैं, भौतिक परिवर्तन में यह परिवर्तन अस्थायी होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। चौथा बिंदु देखते हैं, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन संभव है, किंतु रासायनिक गुणों में नहीं। यानी आकार, रंग में परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं उनमें अवस्था, आकार, रंग, इन सब में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं पदार्थ के वो नहीं बदलेंगे। किंतु रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। आखिरी बिंदु देखते हैं, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, वहीं रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अब क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे फिटकरी का क्रिस्टल बनाना। अभी आप ऊपर ही आप पढ़े हैं, क्या करते हैं, फिटकरी को पानी में घोलते हैं और तब तक घोलते जाते हैं जब तक फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा उस विलयन को गर्म करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फिटकरी और घोलते हैं जब तक फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। फिर क्या करेंगे, उस विलयन को कुछ देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब वो विलयन ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, हमको उसमें फिटकरी के क्रिस्टल दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक, ये होता है क्रिस्टलीकरण। ये अब इसमें एक क्रिस्टल और पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करना। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कैसे प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लेंगे, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, उसके बाद जल को गर्म करेंगे। जब यह उबलना प्रारंभ करे तो उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएंगे। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेंगे। एक थोड़ा सा लगभग वैसा ही प्रोसेस है, जैसे वही तरीका है जैसे हम फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करते हैं। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें, यानी स्थिर रखने का मतलब कि उसको रखने के बाद फिर एकदम वो हिले ना, उसको ना कोई हिलाए ना कोई छुए कहीं से भी। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय, कुछ दिन उपरांत आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर में दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए पदार्थ, क्रिस्टल की आकृति ये दी है। ऑक्सैलिक अम्ल सुई की आकृति होती है क्रिस्टल की, इसमें टार्टरिक अम्ल जो होता है उसमें मकड़ी के जाले की आकृति का क्रिस्टल होता है। साइट्रिक अम्ल में तारे की आकृति का क्रिस्टल होता है। आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए दिया है, तली में देखेंगे तो क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी क्रिस्टल उसमें दिखाई देगा उस बर्तन में, और क्रिस्टलीकरण को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए अब 2 लाइन और है, इसको भी देख लेते हैं। सामान्यतया प्रत्येक रासायनिक पदार्थ के क्रिस्टलों की एक विशिष्ट आकृति होती है जो उसकी विशिष्ट पहचान भी है। ऐसे जो ऊपर तालिका दी गई है, ये देखिए यहाँ पे तालिका दी गई है ना, ये वाली इसमें दिया है ना, ऑक्सैलिक अम्ल का जो क्रिस्टल होता है उसकी एक निश्चित आकृति है, सुई की आकृति होती है। टार्टरिक अम्ल की मकड़ी के जाले की आकृति होती है, साइट्रिक की तारे की आकृति, ये एक निश्चित आकृति होती है सबकी। चलिए अब देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पहला बिंदु, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, अमाप या साइज, मापन
माप कह सकते हैं। अवस्था, अवस्था में क्या आ जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। रंग आदि में परिवर्तन होता है, ठीक, यानी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा पदार्थ के, बाकी सब परिवर्तित हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें हम जो पूर्व अवस्था होती है पदार्थ की उसको सामान्यतः का मतलब आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, उसके लिए बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, या कभी कभी वो परिवर्तित होते ही नहीं हैं, ठीक, इसीलिए उनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन होता है। क्रिस्टल का आकार किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। क्रिस्टल किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, ठीक। चलिए ये पाठ आपका ख़त्म हो गया। अब इसके ये देखिए अभ्यास प्रश्न है इस पाठ में। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। पाठ एकदम अच्छे से पढ़ाया है मैंने, और जो समझ में नहीं आ रहा है आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट में अपना प्रश्न लिख के आप भेज दीजिएगा, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे, आपकी दुविधा का निवारण ज़रूर होगा। और ये अभ्यास प्रश्न आप सारे हल करेंगे। अब ये पाठ आप लोग का ख़त्म हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला पाठ अगली वीडियो में।